+1 की रिवीजन टेस्ट सीरीज़ में हम लोग आज टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन से शुरू करते हैं हम। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने से पहले दो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। वन इज़ कैश बुक, द अदर वन इज़ पासबुक। कैश बुक, सपोज देयर इज़ अ फर्म XYZ। सो फर्म जो कंपनी जो XYZ है वो अपनी कैश बुक खुद लिखती है। सो जब कैश रिसीट होगा तब वो उसको डेबिट करेंगे, रिसीट्स को, राइट। और जब वो कैश पे करेंगे तब उसको वो क्रेडिट करेंगे पेमेंट्स के केस में। फॉर अ बैंक यू आर अ थर्ड पार्टी। यू मीन्स इन दिस केस XYZ इज अ थर्ड पार्टी फॉर अ बैंक। बैंक की पासबुक कौन बनाता है? बैंक की पासबुक बैंक वाले बनाते हैं, आपकी फर्म नहीं। होता क्या है, जब वो बैंक वाले पासबुक बना रहे होते हैं तो आप देखते हो कि कैश बुक से मिसमैच हो गया। अब दिस इज़ नॉट अ बिग डील, कैश बुक से मिसमैच हो सकता है, बट उसके कुछ रीजंस हैं। वो क्या रीजंस हैं? सो वन ऑफ दोज रीजंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़, मेरी फर्म ने मेरे को दिया कैश डिपॉजिट कराने के लिए, चेक, प्राइमरीली चेक दिया मेरे को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। अब होगा क्या, मेरे को चेक मिला फॉर एग्जांपल 3:30 इन द आफ्टरनून। व्हेन आई वाज गोइंग टू द बैंक, सो आई गॉट लेट बाय से 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड द बैंक क्लोजेज इट्स public dealing at 4 o'clock. Now I cannot deposit the same check on the same day in the bank. What will happen? My cash account, जो मेरे accountants बना रहे हैं, उन्होंने तो वो माइनस कर देना। Why? Because they have already paid the check. They have already delivered the check. They have already given the check to a messenger for depositing it to the bank. But बैंक को पता भी नहीं है कुछ हुआ, so बैंक की पासबुक तो हिलेगी भी नहीं। इट विल शो द सेम बैलेंस एज पर येस्टरडे। इस आज तो कुछ हुआ ही नहीं एज पर द बैंक, बिकॉज बैंक बंद होने के बाद आया, पब्लिक डीलिंग बंद होने के बाद वो चेक आया बैंक में। सो व्हाट विल हैपन, कैश बुक में बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक में बैलेंस सेम रहेगा। मैं अगर उस स्टेशन से बाहर हूँ शाम को, मैं अपनी कैश कहाँ से टैली करूँगा? जो मेरे पास शाम को रिपोर्ट आएगी, आई विल टैली इट विद माई बैंक पासबुक। नाउ माई बैंक पासबुक स्टेट्स some other balance, but my cash book says negative balance minus some amount subtracted. So what will I do? I'll ask my accountant to prepare the bank reconciliation statement, which means वो statement जो हम बैंक के साथ reconcile करते हैं, मिलाते हैं, so that मेरा पासबुक और कैश बुक दोनों में बैलेंस सेम रहे। दोनों में से मैं किसके ऊपर रिलाई ज़्यादा करूँगा? बैंक की पासबुक के ऊपर। वाई? बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, कोई और बनाएगा मेरे बिहाफ पे, और जब तक उसने ट्रांजैक्शन नहीं की तब तक मेरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, राइट। सो मैं क्या करूँगा, जब रिकनसाइल बनाऊँगा, मेरी फर्म जब रिकनसाइल करेगी तो वो इन स्टेटमेंट्स को प्लस करेगी जो मैंने चेक दे दिया लेकिन अभी तक बैंक पहुँचा ही नहीं है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैंक रिकनसिलिएशन। सबसे पहले, नाउ बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement that reconciles the bank balance as per cash book with the balance as per the passbook. So आपका जो बैलेंस कैश बुक में है और जो बैलेंस पासबुक में है, उन दोनों को वो रिकनसाइल करता है बाय शोइंग ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उन सबको दिखाता है वो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि चेक आपके पास से निकल गया, दिस इज बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट। Causes of difference between cash book and passbook. The difference between the cash book and the bank passbook is caused by timing difference. I just told you, I just explained you with an example कि 3:30 मेरे को चेक मिला, but the bank shuts its operation for the public at 4 o'clock daily, right? I could reach the bank premises by 4:10, which means 10 minutes above the scheduled time. So अब उसके अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। Now the check cannot be deposited today. Errors made by the business or by the bank. या तो बैंक या बिजनेस जो भी एरर्स करेगा उसको रिकनसाइल करने के लिए। टाइमिंग डिफरेंस क्या मतलब है इसका? चेक्स इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्म ने तो अपने अकाउंट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैश बुक में तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। जब फर्म ने चेक इशू किया तो वो कैश बुक में सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन पासबुक में तो वो पहुंचा ही नहीं ना। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए।
डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिया, राइट बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिया मतलब आपका पैसा विड्रॉ कर लिया। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि बैंक के लिए आप थर्ड पार्टी हो। सो आप अपने लिए अगर कैश आएगा तो आप डेबिट करोगे ना, तो जब कैश बैंक के पास आएगा तो बैंक डेबिट करेगा अपने आप को, लेकिन आपका अकाउंट बैंक का क्रेडिट होगा। सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन इट डायरेक्ट डेबिट्स बाय दी बैंक। जो बैंक ने पैसा काटा यानी कि बैंक की इनकम हो गई है, बैंक की इनकम हुई है तो बैंक अपने आप को डेबिट करेगा, आपको क्रेडिट करेगा। अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, सो जो भी अमाउंट्स बैंक में डिपॉजिट हुई हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, जो भी बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड उस अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे रिसीव किया है। डायरेक्ट पेमेंट्स, अगर बैंक ने पेमेंट्स की हैं तो बैंक सब्ट्रैक्ट करेगा। चेक्स डिपॉजिटेड, बिल्स डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किया लेकिन बिल डिस्काउंट हो गया। बिल डिस्काउंट का मतलब क्या है? सपोज आई हैव डिपॉजिटेड द चेक वर्थ ₹10,000 इन द बैंक। नाउ बैंक सेज द ड्यू डेट ऑफ द चेक इज से फॉर एग्जाम्पल थ्री मंथ्स। वॉट वुड द बैंक से? द बैंक सेज कि ये 3 महीने की डेट है ना, तो अगर आज ही लेना है, मैं बैंक को बोलूँगा कि आज ही अगर मैंने लेना है पैसा तो उसका क्या तरीका है? सो बैंक विल आस्क मी कि आप मेरे को 1% का इंटरेस्ट दे दो, यानी कि बैंक मे पे मी समवॉट अराउंड 9,900 रुपीज़ एंड मे कीप 100 रुपीज़ टू इट सेल्फ। 1% मंथली होगा, सो इंटू 3/12 करके फाइनल अमाउंट आएगी। नाउ चेक्स डिपॉजिटेड, बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ऐसा नहीं है सिर्फ टाइमिंग्स का डिफरेंस है, बहुत सारी एरर्स भी होती हैं बिजनेस में कई बार, जिसके कारण कैश बुक और बैंक की पासबुक में मिसमैच हो जाता है। सो एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, फर्म ने कमिटमेंट जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो, सो उन्होंने कमिटमेंट की है एरर्स की, दे कमिटेड। सो उस कारण से भी आपको बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्म ही करती है ऐसा एरर्स, ये एरर्स बैंक भी कर सकता है इन रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। फॉर प्रिपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए डिटेल्स ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक पासबुक एज ऑन पर्टिकुलर डे। उसके बाद अगर बैलेंसेस आते हैं तो द एंट्रीज इन बोथ द बुक्स आर कंपेयर्ड, आइटम्स ऑफ डिफरेंस आर असर्टेंड, द कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर शोन इन BRS, राइट। सो दोनों बुक्स में हम कंपेयर करते हैं, कहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है, जो भी डिफरेंस है उसको हम असर्टेन करते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर शोन इन बैंक रिकन्सिलिएशन में हम कॉजेज ऑफ डिफरेंस शो करते हैं। ये हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड प्लस एंड माइनस। अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो, इट इज़ मोर लाइक द कैश बुक ओनली, विच मीन्स रिसीट्स विल बी डेबिटेड एंड पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड, सो दैट वेज। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने दे दिया, इसका मतलब वापस आएगा, अभी बैंक में तो गया ही नहीं है तो प्लस होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट आपको नहीं ना पता बैंक ने क्रेडिट किया है तो अब डालोगे आप, सो मिसिंग फिगर काइंड ऑफ अ सोल्यूशन। डेटर्स डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में चले गए बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंकर, बैंकर ने गलत क्रेडिट कर दिया। कलेक्शंस बाय द बैंकर एज पर कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी कलेक्शंस किए हैं बैंकर ने कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपने चेक डिपॉजिट तो किया बट बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। डिसऑनर्ड चेक्स अपीयर इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमारा जो भी चेक है वो डिसऑनर्ड है, राइट। तो डिसऑनर्ड चेक अपीयर्ड इन दी पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं अपीयर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। बैंक चार्जेस, बैंक ने जब खर्चा करवाया आपका कैश सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। रॉन्ग डेबिट बाय बैंकर, बैंकर ने डेबिट कर दिया विच मीन्स आपका माइनस होगा, ठीक है। पेमेंट की है एज़ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब बैलेंस में क्या आएगा? ये हमने ऐड किया, ये रेड वाले हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस में आएगा बैलेंस एज़ पर पासबुक, बैलेंस एज़ पर पासबुक, राइट। सो दोनों का बैलेंस लास्ट में टोटल आ जाएगा। सो ये हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया था, वी कैन स्टार्ट इट विद बैलेंस एज पर पासबुक एज वेल, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे। तो जब हम बैलेंस एज पर पासबुक में करेंगे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड होंगे और जो इनकम्स हैं वो सारी सब्ट्रैक्ट होंगी बिकॉज बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनता है। एक तो जो लेजर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली पॉइंट है हर एक लेजर का, राइट, वो ट्रायल बैलेंस में, अगर लेजर्स डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट साइड पे ही आएगा, लेकिन ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का है, राइट। और सेकंड इज़ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड में आपको एसेट्स हैं, इनकम है, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं एंड कैपिटल, इफ ड्राइंग्स तो वो भी है, राइट। डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या करोगे, एसेट्स को आप डायरेक्टली डेबिट, जो भी एसेट्स की अमाउंट है, एक्सपेंसेस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट एंड ड्राइंग्स को डायरेक्टली आप डेबिट साइड लिख दोगे। ट्रायल बैलेंस में दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक वो स्टेटमेंट है, राइट, जो शो करती है बैलेंसेस और द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर विद अ व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स। सो ये चेक करती है कि क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है किस चीज़ की, पोस्टिंग लेजर की, राइट। बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। जो भी ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा वो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में काम आएगा। सो क्या ऑब्जेक्टिव है, सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी of the ledger accounts, help in locating errors, help in the preparation of financial statements. So trial balance, totals method, balance method, total cum balance method. Trial balance from the following ledger balances. So account title, ठीक है, ये अमाउंट्स है। अब इसमें से जो भी एसेट्स होंगे वो डेबिट आएंगे, जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो क्रेडिट आएंगी, एक्सपेंसेस डेबिट आएंगे, इनकम क्रेडिट आएगी, कैपिटल क्रेडिट आएगा ट्रायल बैलेंस में, राइट। बैंक एंड डेटर्स दोनों एसेट्स हैं, डेबिट आ गए, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट आ गई, ठीक है, ये दोनों एसेट्स हैं तो डेबिट आ गए, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट आ गई, परचेजेस डेबिट आ गया, एक्सपेंसेस है, इनकम सेल्स इनकम होती है तो क्रेडिट, कैपिटल इनकम होती है, कैपिटल तो क्रेडिट। सो 1,30,000 1,30,000 इट हैज़ टू मैच, ओके। अकाउंटिंग एरर्स किसको बोलते हैं, अब होता क्या है, सो इसका मतलब क्या है कि हम जब ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं ना, हम कहते हैं डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में। सो इट प्रूव्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज अर्थमेटिकली करेक्ट। जो आपने एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से करना था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, या जो लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड से करना था, सो वो आपने ठीक किया है, अर्थमेटिकली वो करेक्ट है। बट देयर कैन बी एरर्स, उसके बगैर भी कुछ एरर्स हो सकती हैं जिससे इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट होगा, एंड देयर कैन बी एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, राइट। सो एरर्स कितनी तरह की होती हैं, 4 तरह की एरर्स होती हैं। एरर्स ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल एंड कॉम्पनसेटरी एरर्स। सबसे पहले एरर्स ऑफ कमीशन, ये एरर्स कमिट करते हो आप रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। सो आपसे मिस्टेक हुई है, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर गए, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को डेबिट कर गए, रॉन्ग टोटलिंग, टोटल आपने रॉन्ग किया, टोटल आपने रॉन्ग पोस्ट किया एंड रॉन्ग बैलेंस किया आपने। एरर्स ऑफ ओमिशन, errors of omission may be committed at the time of recording the transaction in the books of original entry while posting to the ledger. So भूल गए आप। Errors of principle, these errors arise when the transactions are not recorded as per the fundamental principles of accounting. Basic concepts है ना हमारे, आपने concepts को follow ही नहीं किया, right? हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, हम कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट, राइट। आपने इन कंसेप्ट्स को फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि आपने इन कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं किया तो देयर एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉम्पनसेटरी एरर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स कमिट हो जाती हैं उस केस में द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इज नील। सो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब एरर क्या हो गई, यहाँ पे आना था 10,000, एक्चुअली क्रेडिट में भी कोई ट्रांजैक्शन थी 10,000 की, वो आ गई ना,
10,000 इधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन क्रेडिटर्स आपने डेबिट कर दिए और डेटर्स आपने क्रेडिट कर दिए, गलत हो गया, राइट। सो एरर्स कमिट करते हैं जिसमें इन सच ए वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट इज निल, नेट इफेक्ट इसका निल हो गया। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब कोई भी मशीन हम परचेज़ करते हैं उसके बाद हम उसको काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं। जब हम मशीन को यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूसली तो उसमें या तो एक्सीडेंटल या यूजेस के कारण वियर एंड टियर, जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर होती है, या ऑब्सोलीटनेस, राइट। इन 3 रीज़न से उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन क्या डिस्क्राइब करें? एज अ परमानेंट कॉन्टिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज। परमानेंट होती है, कॉन्टिन्यूस होती रहती है, ग्रेजुअल धीरे धीरे करके। इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स में इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड इन अ बिजनेस एंड नॉट ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। जो भी आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हो बिजनेस में उसके कारण होती है, मार्केट वैल्यू के कारण नहीं होती। सो कॉजेज क्या है? वेयर एंड टियर ड्यू टू यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, आपके एक्सपायर हो गए हैं उसको यूज़ करने के, ऑब्सोलीटनेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं। पहले क्वार्टी कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, अब टच स्क्रीन आ गए हैं। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी, एबनॉर्मल फैक्टर्स जैसे एक्सीडेंट ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक। सो इन रीज़न से डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्लायंस विद द लॉ। इन रीजन से हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अफेक्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस। इस परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है? इवन द इंस्टॉलेशन कॉस्ट and any other cost or expense that has been incurred इंस्टॉलेशन के टाइम पे, माइनस स्क्रैप का मतलब है जो लास्ट में जब बच जाता है तो हम सेल्स कितने की करेंगे उसको, एंड लाइफ मीन्स कितने साल हम उसको यूज करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हम कैसे करते हैं? देयर आर 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जिसमें लास्ट में एसेट की वैल्यू 0 रह जाती है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आप 10-10 हज़ार उसका डेप्रिसिएशन देते हो बिकॉज यू आर यूजिंग द मशीन फॉर 10 ईयर्स। सो हर साल डेप्रिसिएशन देने के बाद सेकेंड ईयर में 90,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 70, इस तरह कर करके नीचे ना 0 रह जाती है, लास्ट में द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम 0। सो अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज्ड। सो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 इस तरह से इक्वल अमाउंट चार्ज होती है डेप्रिसिएशन में इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की लाइफ में। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में क्या होता है? जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा एवरी ईयर उसके ऊपर 10% या 20% या 15% या 5% जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर चार्ज होगा, राइट। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा एवरी ईयर। प्रोविजंस, प्रोविजन होता है जब आप चार्ज क्रिएट करते हो अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर अ नॉन करंट लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टन। कोई ऐसी करंट लाइबिलिटी जो होनी है लेकिन आपको अमाउंट नहीं पता कितना होगा। सो इट कैन बी मोर देन योर प्रोविजन, इट कैन बी लेस देन योर प्रोविजंस। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स एंड टैक्सेशन। सो आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि इतना एक्सपेंस तो होंगे ही होंगे, आपने उसके लिए अलग से सेव करके रख लिया, वी कॉल इट प्रोविजंस। जैसे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए सेव करके रखते हैं, ठीक है, एक्सीजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए सेव करके रखते हैं, सो वी कॉल देम प्रोविजंस। रिजर्व्स क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है दैट आर सेट असाइड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन फ्यूचर नीड्स। ये वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है जो आप अलग रख देते हो और रिटेन करते हो बिजनेस में ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट्स, सर्टन फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनको यूज़ करके अपनी फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल कर पाओ। जो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कैपिटल रिजर्व, ये सब फंड्स हैं जो रिजर्व्स क्रिएट करता है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, इट्स अ चार्ज। नेचर क्या है इसकी? इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
पर्पज़ क्या है, क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी। प्रोविजंस का आपको पता होता है खर्चा आएगा ही आएगा। मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट क्यों अलग से रखते हो, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर पाओ। रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट्स, नो इफेक्ट ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड आइटम ऑन द एसेट साइड और ऑन द लाइबिलिटी साइड अलॉन्ग विद करंट लाइबिलिटीज। सो रिडक्शन शो करता है कंसर्न्ड आइटम से एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड अलॉन्ग विद करंट लाइबिलिटीज, शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ओनली।